हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद केडीएस पर। मुझे आशा है आप भी एकदम जबरदस्त, मस्त और फर्स्ट क्लास होंगे। हमने पिछली क्लास में सेक्शन 1 में हमने जो सेट 1 हमारा चल रहा है 2024 का जो पीवाईक्यू है, यानी 2024 का हमारा जो पेपर है बोर्ड एग्जाम का, उसका 822 एचवी कोड हम कर रहे हैं। आपको पीवाईक्यू करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक, तो उसमें हमने बहुविकल्पीय प्रश्न क्या किए थे, हमने सॉल्व कर लिए थे। क्या कर लिए थे? बहुविकल्पीय प्रश्नों को हमने पिछले सेक्शन फर्स्ट में हमने क्या कर लिया था, फिनिश कर लिया था। प्लस उसके साथ साथ हमने दो दो नंबर के 6 क्वेश्चन कर लिए थे, यानी कुल मिला के 32 नंबर का हमने ये सेट कर लिया था। अब जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, 4-4 नंबर के क्वेश्चन और 6-6 नंबर के क्वेश्चन जो भी बचे हैं, आज हम उनको पूरा करेंगे। तो अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और नोटिफिकेशन को चालू करें, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। ठीक है ना। तो अभी तो हम मॉडल पेपर करा रहे हैं, उसके बाद 1 तारीख से यानी 1 मार्च से हमारी एकेडमिक मैथ की क्लासें प्रॉपर तरीका से अपलोड होने लगेगी। और उसके साथ साथ हम अपने चैनल पर लाइव आया करेंगे। लाइव हम मैथ को कराएंगे, एकेडमिक मैथ को कराएंगे, जो क्लास 11th, क्लास 12th, क्लास 8, क्लास 7 जो भी मैथ की समस्या है वो आपकी हम दूर करेंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 22वां क्वेश्चन है सेट 1 का। ये कह रहा है किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए, किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 2 से 90 हो। हमें ज्ञात करना है कि ऐसे दो क्रमागत विषम पूर्णांक हैं जिनके वर्गों का योगफल हमें दे रखा है कितना, 290। तो सबसे पहले हमें विषम क्रमागत धन पूर्णांक मानने होंगे। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, ये कामा क्वेश्चन है, तो माना दो विषम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x, x+2 है। कौन कौन से? x, x+2। और जिनके वर्गों का योगफल दे रखा है 290। तो वर्गों का योगफल 290 दे रखा है, यानी x² प्लस x+2 का होल स्क्वायर बराबर दे रखा है हमें कितना, 290। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, तो x² प्लस a+b का होल स्क्वायर यानी x² प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 2 दूनी 4, 4x बराबर 290। ठीक है ना। a+b का होल स्क्वायर होता है स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab। तो x का स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 2ab, 2 फॉर्मूला में, और b की जगह कितना है 2ab, a की जगह s, 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो 2 दूनी 4, 4x बराबर 290। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 2x² प्लस 4x प्लस के 4, और 290 को उधर लेके आएंगे तो माइनस के 290 बराबर 0। तो 2x² प्लस 4x, 290 में से 4 घटेंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 286 बराबर 0। अब हम इसमें से क्या कर सकते हैं, 2x² प्लस 4x माइनस के 226 में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लिया हमने, तो x² प्लस 4x माइनस के 286 बराबर 0। दो जो मल्टीप्लाई में है, 2 को अगर हम इधर भेज दें, यहां से हमने 2 कॉमन लिया है, सॉरी गलती होगी, इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे तो यह 2, तो x² प्लस 2 दूनी 4, 2x माइनस 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 3 6 बराबर 0। 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, भाग में पहुंच जाएगा, 0/2 तो क्या हो जाएगा, 0। तो x² प्लस 2x माइनस के 143 बराबर हो जाएगा 0। अब देखो हमें क्या करना है, 143 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाए कितना आ जाए, 2, घटा के कितना आ जाए, 2। तो 143 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 11 से काटेंगे, 11 का 11, 11 33 और 13, यानी 13 और 11 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 143। और 13 में से 11 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2। तो x² प्लस 13 माइनस के 11 x माइनस 143 बराबर 0। तो जो हो जाएगा x² प्लस 13x माइनस के 11x माइनस के 143 बराबर 0। ठीक है ना। x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर प्लस है चिन्ह पर कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा,
चिन्हों पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो x है 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। यहाँ से हम क्या कॉमन ले लें, यहाँ से अगर x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 13, और यहाँ से हम माइनस 11 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 13 बराबर हो जाएगा 0। यानी एक कोष्टक में आएगा x प्लस 13 और दूसरे कोष्टक में आएगा x माइनस 11, ठीक, और बराबर में है 0। तो जब अगर हम बात करें x प्लस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, माइनस के 13, माइनस के 13। तो x की वैल्यू एक आई माइनस के 13, दूसरी वैल्यू हम देखते हैं क्या आती है, x माइनस 11 बराबर 0, x बराबर 11 आएगी। यानी एक संख्या 11 है, अगर हम माइनस ले लेंगे, एक संख्या कितनी है 11 है, तो x बराबर कितना आएगी 11। तो पहला जो विषम पूर्णांक है, पहली संख्या हमारी आएगी कितनी 11 है। अगर हम दूसरी की बात करें तो दूसरी आएगी x प्लस 2, तो ये 11 प्लस 2 बराबर हो जाएगी 13। तो संख्याएं जो आई हमारी वो आई है 11,13, ठीक है ना। यानी दो संख्या आएगी 11,13, ये दो संख्या ज्ञात कर ली हमने, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक मेरे प्यारे दोस्तों। ये कह रहा था किन्हीं दो विषम पूर्णांकों का योग या उनके वर्गों का योग 290 है, तो हमने माना दो विषम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, x प्लस 2 है, तो एक्स स्क्वायर दोनों के वर्गों का योगफल हमें दे रखा है 290, तो एक्स स्क्वायर प्लस का है, ठीक है ना। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस के 290, 2x स्क्वायर 4x 4 290 कराएंगे, माइनस कह देंगे 4, 290 से 2 माइनस के 286 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 2 1 2 4 6 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 143, अगर हमें 143 के ऐसे फैक्टर करने हैं, घटा कितना आ जाए 2x, तो हमने क्या किया 13 गुणा 11 कितने होते हैं 143, और 13 में से 11 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 13 माइनस 11 एक्स माइनस 143 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0, ठीक। एक कोष्टक में हो जाएगा x प्लस 13, ठीक, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 11। तो पहली संख्या 11 और दूसरी संख्या कितनी आएगी 13। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, कामा क्वेश्चन हो गया 22 का। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। इसमें किन्हीं 5 भागों को हल करना है, इसमें 6 क्वेश्चन है, कितने 6 क्वेश्चन। हम सारे क्वेश्चन कराएंगे आपको, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में 6 क्वेश्चनों से किन्हीं 5 ऐसे क्वेश्चनों का आंसर देना है जो क्वेश्चन तुम्हें आ रहे हैं। आपको एक क्वेश्चन की इसमें छूट है, जो क्वेश्चन ना आए उसे क्या करें छोड़ दें। ये कह रहा है खामा क्वेश्चन है, खामा क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। ये कह रहा है कि दो सकेंद्रीय वृत्त हैं, एक ये एक छोटा वृत्त है, ठीक, और इसी में एक ये दूसरा वृत्त है, ठीक है। और ये कह रहा है कि जो बड़े वृत्त की जीवा है वो छोटे वृत्त को क्या करती है स्पर्श, क्या करती है स्पर्श करती है। तो जो उसकी ये क्या कर रही है, ये O है, ठीक, और ये A और ये क्या B। ये कह रहा है सिद्ध कीजिए दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है और स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। यानी जो इसका स्पर्श बिंदु है इस पर क्या करती है समद्विभाजित, इसे मान लेंगे P, क्या मान लेंगे P। तो हमें ये प्रूव करना है कि छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है वो जो बड़े वृत्त की जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई जीवा जा रही है ना, उसे स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। यानी AB जो जीवा है जो छोटे वृत्त की त्रिज्या है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है, यानी इन दोनों बराबर इन भागों को क्या करती है बराबर भागों में बांटती है। हमें ये सिद्ध करना है। तो अगर हम बात करें अगर इसकी, तो मान लो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है R, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है R। तो माना बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है R, तथा छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है छोटी R।
तो अब देखो हमें पता चल रहा है कि एक एक समकोण ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें त्रिभुज ओपीए में, त्रिभुज ओपीए में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। बहुत ही इजी तरीका से ही आपको समझाया जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से कोई काम ऐसा नहीं किया जाएगा जो लेंथी हो, जो आपकी समझ में ना आए, ठीक है ना। बहुत ही इजी तरीका से पाइथागोरस प्रमेय से अगर बात करें हम कर्ण का वर्ग, तो कर्ण क्या है, ओ ए, तो ये क्या हो जाएगा, ओ ए का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी ओपी का वर्ग प्लस एपी का वर्ग। अगर ओ ए की बात करें तो ओ ए क्या है, आर स्क्वायर, ओ ए क्या है, आर स्क्वायर, और ओपी कितना है, छोटी आर स्क्वायर प्लस एपी, एपी स्क्वायर। तो एपी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका बड़ी आर स्क्वायर माइनस के छोटी आर स्क्वायर। तो एपी बराबर जो स्क्वायर है पलना लग जाएगा रूट, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, समीकरण फर्स्ट। क्या हो जाएगा ये, समीकरण फर्स्ट। अभी हमने इस समकोण त्रिभुज की बात कर ली ओपीए की, यानी हमने इस वाले समकोण त्रिभुज की हमने बात की अभी। अब हम बात करेंगे ओपीबी की, समकोण त्रिभुज ओपीबी की, त्रिभुज ओपीबी में, ओपीबी में, ठीक है ना। तो हमें कैसे भी करके अगर हम बात करें, अगर इसकी एपी बराबर मान और पीबी बराबर मान अगर बराबर आ जाए तो हमें पता चल जाएगा कि एपी बराबर क्या हो जाएगा, पीबी। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर इसमें भी हम बात करेंगे, कर्ण का वर्ग यानी ओबी का वर्ग, लंब का वर्ग यानी ओपी का वर्ग प्लस पीबी का वर्ग। ओबी हमें पता है आर स्क्वायर माइनस ओपी छोटी आर स्क्वायर प्लस पीबी हमको नहीं दिया है, तो पीबी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बड़ी आर स्क्वायर माइनस के छोटी आर स्क्वायर, ठीक। तो पीबी बराबर हो जाएगा रूट में आपका आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। ये हो गया समीकरण सेकंड, ठीक है ना। ये हो गया समीकरण फर्स्ट और ये हो गया समीकरण सेकंड। यानी एपी बराबर भी मान रूट में आर स्क्वायर माइनस के छोटी आर स्क्वायर आ रहा है, और पीवी बराबर यानी एपी बराबर ही मान जो आ रहा है और पीवी बराबर जो भी मान आ रहा है, दोनों की वैल्यू कैसी है, बराबर। दोनों की वैल्यू कैसी है, बराबर। तो अतः समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, अतः समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से अगर देखी जाए तो एपी बराबर क्या है, पीवी। एपी बराबर क्या है, पीवी। एपी बराबर क्या है, पीवी। तो इसका मतलब जो बड़े वृत्त की जीवा है और छोटे वृत्त की त्रिज्या है, दो स्पर्श बिंदु पर दोनों को कैसा कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। वही चीज हमें निकालनी थी, वही हमारा क्वेश्चन आ गया। यानी एपी बराबर पीवी, यानी एपी और पीवी के दोनों मान कैसे हैं, आपस में बराबर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। अतः छोटे वृत्त की, अतः छोटे वृत्त की, छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है वो स्पर्श बिंदु को क्या कर रही है, ए बी जो जीवा है उसको क्या कर रही है, दो बराबर भागों में बांट रही है, यानी समद्विभाजित कर रही है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है चित्र में यदि एक ये चित्र बनाया भाई, एक ये चित्र है, ये बी और ये सी और ये डी, ये एम, ये एल और ये एम और ये ए। ये कह रहा है क्वेश्चन में, चित्र में यदि एल एम समांतरा किसके, सीबी के। खामा क्वेश्चन है ये। यानी सबसे पहले अगर बात करेंगे दिया है तो क्या दिया है इसमें, हमें दिया है एल एम समांतरा किसके, सीबी के। फर्स्ट पॉइंट ये दे रखा है, यानी फर्स्ट पॉइंट, और सेकंड पॉइंट में दे रखा है एल एम समांतरा किसके, सीडी के। यानी जो एल एम है ना वो समांतरा किसके, बीसी के या सीबी के, और एल एम समांतरा किसके, सीडी के। वो हमें जो प्रूव करना है
इस क्वेश्चन में जो सिद्ध करना है कि ए एम बट्टे बी एम बराबर ए एन बट्टे डी एन, ए एम बट्टे बी एम बराबर डी एन बट्टे ए एन बट्टे डी एन। ये कह रहा है कि चित्र में यदि एल एन समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बट्टे बी एम और ए एन बट्टे डी एन। चलो करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे उत्पत्ति हम बात करेंगे त्रिभुज एबीसी में। त्रिभुज एबीसी में थेल्स प्रमेय से, किससे? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से हमें पता है कि त्रिभुज एबीसी में एम एल, जो एल एम समांतर किसके? बीसी के। एल एम समांतर किसके? बीसी के। ये हमें दिया है, क्या है? ये हमें दे रखा है, यानी जो एल एम समांतर है वो किसके है? बीसी के। ये क्वेश्चन में हमको दे रखा है मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है ना। तो अगर हमें पाइथागोरस जो हमने थेल्स प्रमेय पढ़ी थी कि जब दो रेखाएं आपस में समांतर हो तो उनकी भुजाएं भी आपस में जो अनुपात है वो कैसा होता है? समान होता है। अनुपात कैसा होता है? समान। तो हमें पता है कि ए एम बट्टे एम बी या बी एम, ए एम बट्टे बी एम बराबर हो जाएगा ए एल बट्टे एल सी। ए एल बट्टे एल सी हो गया समीकरण फर्स्ट। क्या हो गया? समीकरण फर्स्ट। अब हम त्रिभुज की बात करेंगे। त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में अगर हम बात करें किससे? थेल्स प्रमेय से। ठीक है ना। त्रिभुज ए सी डी में अगर हम बात करें तो थेल्स प्रमेय से अगर बात करेंगे हम, तो हमें पता है कि जो एल एन है वो समांतर है किसके? एल एन समांतर है किसके? डीसी के। और जिस चीज हमको क्या है? दे रखी है, ये दिया है हमें, क्या है? दिया है। क्योंकि एल एन अगर समांतर है डीसी के तो इनकी भुजाओं का अनुपात कैसा होगा? समानुपात में होगी। तो ए एन बट्टे एन डी, ए एन बट्टे टी एन बराबर हो जाएगा ए एल बट्टे एल सी। ये समीकरण सेकंड, ये समीकरण सेकंड। तो हमें क्या करना है? समीकरण सेकंड से मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर ये देखो ए एल बट्टे एल सी, ए एल बट्टे एल सी। तो हमें किसी एक समीकरण से मान उठा के किसी दूसरे समीकरण में मान हमें रखना है, ठीक है ना। किसी एक समीकरण से मान उठा के हम क्या करेंगे? किसी दूसरे समीकरण में रख देंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमने समीकरण फर्स्ट से मान समीकरण सेकंड में रख रहे हैं। किसमें? समीकरण सेकंड में। तो ए एल बट्टे एल सी बराबर, यानी ये हो जाएगा ए एम बट्टे बी एम बराबर हो जाएगा ए एन बट्टे डी एन। तो यही चीज हमें क्या करके लानी थी? सिद्ध करके लानी थी। ए एम बट्टे बी एम और ए एन बट्टे डी एन। ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। 4 नंबर में ये क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। हमें पता है, हमें जो चीज दे रखी है क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाइयों, हमें ये आकृति दे रखी थी, हमें दे रखा था एल एम समांतर किसके? बीसी के। एल एम समांतर किसके? सीडी के। तो हमें जो सिद्ध करना था ए एम बट्टे बी एम बराबर ए एन बट्टे डी एन। हमें पता है त्रिभुज एबीसी में थेल्स प्रमेय से हमने किया, इसमें दे रखा था ए एल एम समांतर बीसी दिया है, ठीक है। तो ए एम बट्टे बी एम और ए एल बट्टे एल सी हो गया समीकरण फर्स्ट, ठीक। अब त्रिभुज एसीडी में थेल्स प्रमेय से हमने किया। दूसरे वाले इस त्रिभुज में अगर हम बात करें तो हमें पता है ए एल एन समांतर किसके? सीडी के। तो ए एन बट्टे डी एन बराबर ए एल बट्टे एल सी। ये समीकरण सेकंड हो गया। समीकरण फर्स्ट से मान समीकरण सेकंड में हमने रखा है, या समीकरण फर्स्ट से, ये ठीक है, समीकरण फर्स्ट से मान समीकरण सेकंड में रखा है। तो ए एम बट्टे बी एम बराबर ए एन बट्टे डी एन। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक। अब देखो हमारा तीसरा क्वेश्चन ये किया है हमने, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। अब इसी में हमारा ये चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की हमें जांच करनी है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहा है मेरे भाई, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। देखो ये गामा क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हो गया। द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए
और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमें इसमें कि जोड़ के कितना आ जाए 7 और मल्टीप्लाई करके आ जाए 10, तो 5 दूनी 10, 5 और 2 7, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 एक्स प्लस 10। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का 10 गुणा करेंगे तो 5x प्लस 2x प्लस के 10। यहाँ से क्या कॉमन है x, यहाँ से अगर x कॉमन ले ले हम तो x प्लस 5 प्लस 2 x प्लस 5, तो एक कोष्टक में x प्लस 2 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x प्लस 5। ठीक, तो अगर हम बात करें जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना है -2। ठीक, ऐसे ही x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर का आ जाएगा -5। तो जो शून्यक हैं, जो शून्यक हमारे निकल के आए, शून्यक की बात करें तो -2 -5, दो शून्यक आ गए। ठीक, अब सबसे पहले हमें ज्ञात करना है कि शून्यकों का योग, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की हमें क्या करनी है, जांच करनी है। तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर, जोड़ेंगे तो -2 प्लस -5, तो -2 -5 बराबर आएगा -7। ठीक, और शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल की अगर बात करें तो -2 गुणा -5, 5 दूनी 10। ठीक, यानी शून्यकों का योगफल -7 है और शून्यकों का गुणनफल 10 है। तो हमें क्या करना है, शून्यकों का योग, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, सत्यता की अगर जांच करेंगे हम, दोनों के बीच सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच करने पर, तो सत्यता की अगर हम जांच करेंगे इसमें तो करो, सबसे पहले शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अगर हम इसमें से अगर बात करें तो b बराबर कितना है 7, a बराबर कितना है 1 और c बराबर कितना है 10, तो -b/a, तो -7/1 तो बराबर आएगा -7। शून्यकों का योगफल कितना आ गया, -7, बिल्कुल सही है हमारा। ठीक, अब शून्यकों का गुणनफल की बात करेंगे हम, शून्यकों का गुणनफल, अगर शून्यकों के गुणनफल की अगर बात करें तो c/a, और c का मान कितना है 10 और 10 बन बराबर 10, तो शून्यकों का योग, गुणनफल भी हमारा सही है। तो ये हो गया हमारा। ऐसा क्वेश्चन भाई, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% दिखाई देगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करके जाएं। शून्यकों का योगफल तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है ना, बार बार रिपीट करके इस वीडियो को देखें और क्वेश्चन को अच्छी तरह से क्या करें, समझें। अब देखो अगला क्वेश्चन है डामा क्वेश्चन क्या कह रहा है, डामा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें दे रखा है वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, ये हमें दे रखा है और आगे दे रखी है बारंबारता, और बारंबारता दे रखी है 2, 4, 7, 3 और 2। हमें इसका मध्य बिंदु निकालना है x और उसके बाद हमें करना है f और x। ठीक, इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 0 से 10 के बीच में मध्य बिंदु क्या है 5, 10 से 20 के बीच में क्या है 15, 20 से 30 के बीच में क्या है 25, 30 से 40 के बीच में क्या है 35 और 40 से 45 के बीच में कितना है 50 के बीच 45। अगर इसे जोड़ें 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 3 16 2 18। ठीक,
अब एफ एक्स यानी इसको और इसको ये बारंबारता एफ से जोड़ना है। 2 पंजे 10, 15 चौको 60, 57 35 की 5 हासिल 3, 7 दूनी 14 3 17 61 75, 35 दूनी 70 और 35 तिया 61 5 और 45 दूनी 90। अगर इसे हम ऐड करेंगे तो 0 5 5 10, 6 1 7 7 7 14 और 14 और 9 आ जाएंगे तुम्हारे 14 और 9 23, 23 और 1 24 हासिल 2 और 2 2 4 440 यानी 440 हो गए तुम्हारे। 0 5 5 10 की 0, 6 1 7 7 14 14 और 9 23, 23 1 24 3 4 440। तो हमें ज्ञात करना है कि बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है? माध्य हमें ज्ञात करना है। तो माध्य बराबर हमारा फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान 440 और बट्टे 18, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 20 और 2 ने 18, ठीक है ना। अब 9 से अगर भाग देंगे तो 9 दूनी 18, बचे 4 निचौक 36, बचे 4 निचौक 36 निचौक 36। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 24.444। कितना आएगा? 24.444। ठीक है, इधर करेक्ट आंसर हमारा। अब अगला क्वेश्चन करेंगे हम। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। हमने क्या किया है? माध्य एक्स बार सिग्मा एफ एक्स बट्टे एफ। इस क्वेश्चन को करके जरूर जाना है क्योंकि ये 100% आना है बोर्ड में, इसलिए आपको ये क्वेश्चन करने ही है, कर लेना, ठीक है। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन फिर दोबारा रिपीट हो गया हमारा, ये बार बार आ रहा है। ये कह रहा है एक थैले में 5 लाल गेंदे और कुछ नीली गेंदे हैं। यदि इस थैले में से नीली गेंदें निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगुनी है तो थैले की नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी एक थैले में लाल गेंदें हैं, एक थैले में लाल गेंदों की संख्या लाल गेंदों की संख्या 5 है और कुछ नीली गेंदें हैं। तो हम अपनी तरफ से मान लेंगे, माना नीली गेंदों की संख्या कितनी है? x। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, एक थैले में अगर x नीली गेंदें हैं और उसमें से हम नीली गेंद निकालेंगे तो x गेंद तो निकलेंगी और x गेंद निकलेंगे वो टोटल में से, यानी लाल गेंद 5 पहले से है, उसमें हमने x गेंद और डाल दी तो 5 + x टोटल में से अगर नीली गेंदों की संख्या जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी? x बट्टे 5 + x टोटल में से। और बराबर ये कह रहा है लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी अगर नीली गेंद है, अगर हम इसे लाल गेंद को अधिक कर दें तो लाल गेंद निकालने की जो प्रायिकता है, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की कितनी है? दोगुनी। तो कितनी हो जाएंगी? 5 बट्टे x + 5। लाल गेंद टोटल में से लाल गेंद कितनी डालू? 5। तो x + 5 से x + 5 कट जाएगा तो x बराबर आएगा 5 दूनी 10। तो नीली गेंदों की जो संख्या आवेगी वो कितनी आवेगी? 10। नीली गेंदों की संख्या 4 नंबर में क्वेश्चन है, देखो कितना शॉर्ट क्वेश्चन है, कितनी आएगी? 10। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक, अब हम करेंगे यहाँ पर 6 नंबर के सारे क्वेश्चन, 6 नंबर के क्वेश्चन करेंगे। ये हो गया। अब ये इसमें हम करेंगे 23वां क्वेश्चन। कौन सा? 23वां क्वेश्चन करेंगे। और 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आपको देखना है, गौर से पढ़ना है और समझना है। ये कह रहा है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 157 वर्ग मीटर है। यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, माना दोनों वर्गों की भुजाएं हम अपनी तरफ से मानेंगे भुजाएं, मान लो a, b है, ठीक। और इनके वर्गों का 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग यानी इन भुजाओं का वर्ग
दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग हमें दे रखा है। कितना है? 157। कितना? 157। तो भुजाओं का वर्ग है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दे रखा है 157। ये समीकरण फर्स्ट। उसके बाद कह रहा है इनके परिमापों का योगफल, वर्गों के परिमापों का योगफल, वर्गों के परिमापों का योगफल हमें दे रखा है। कितना दे रखा है? ये दे रखा है 68। कितना? 68। तो वर्गों के परिमाप वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा। अगर हम बात करें 4 गुणा ए प्लस 4 गुणा बी बराबर कितना है? 68। यहाँ से अगर 4 को हम कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 68। और 4 से ये काटेंगे तो कितनी बार? 17 बार। तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 17। और ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। क्या हो जाएगा? समीकरण सेकंड। अगर हम बात करें इसमें हम बात करें, अगर सूत्र से करके देखें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 17 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है 157 और प्लस के 2ab। 17 का वर्ग होता है 289 बराबर 157 और प्लस के 2ab। तो 200 अगर 89 माइनस के 157 बराबर 2ab। 9 में 7 गए 2, 8 में 5 गए 3, तो हो जाएगा 132 बराबर 2ab। तो अगर हम बात करें 2ab बराबर कितना है? 132। 2 से काटेंगे 2 के 12, 2 के 12, तो ab बराबर आएगा कितना? 66। और ये हो गया समीकरण थर्ड। ab बराबर 66 है। ab बराबर कितना है? 66। तो a बराबर हो जाएगा ये 66/b। अगर हम a का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, a का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो a का मान रखेंगे तो 66b प्लस b बराबर 17। इसे अगर हल करेंगे हम तो 66 प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 17b। कितना? 17b। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस के 17b और प्लस के 66 बराबर 0। 66 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़े कितना आ जाए? 17। तो 66 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 11 छक्के 66, 11 6 17। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 11 प्लस 6 बी प्लस 66 बराबर 0। तो बी स्क्वायर माइनस के 11b माइनस के 6b और प्लस के 66 बराबर 0। यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे? b। यहाँ से b कॉमन ले लेंगे तो b माइनस 11 और यहाँ से हम 6 कॉमन ले लेंगे माइनस के, तो यहाँ b माइनस के 11 बराबर 0। तो एक कोष्टक में b माइनस के 6 और दूसरे कोष्टक में b माइनस के 11। ठीक। तो ये हो जाएगा आपका b बराबर हो जाएगा 6 और b बराबर हो जाएगा 11। कितना? b बराबर हो जाएगा 11। b बराबर 6 और 11 छक्के 66 माइनस 6 b माइनस 11, 11 6। अब हमको क्या करना है इसमें, यहाँ मान रख दो। a और b में अगर मान रखने हैं तो b बराबर 11 छक्के 66 तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका ठीक है, यानी b बराबर आ गया 6 यानी और b बराबर आ गया 11। तो सीधी सी बात यह है कि इनका जो भुजाएं आएगी, पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा कितनी 6 और दूसरे वर्ग की भुजा कितनी है 11।
यानी एक पहले किसी को मान लो चाहे पहला चाहे दूसरा, एक की 6 बजाएगी, एक की 11, इनके वर्गों का योगफल 11 के 121 और 6 के 36, 121 36 कितना हो जाएगा 157। ठीक है ना। तो हमारा आंसर हो गया, जो इसका आंसर है वो आएगा 6,11। कितना? 6,11। ये आपका क्वेश्चन आया है 6 नंबर में। कितने में? 6 नंबर में। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है अथवा, यानी इसी 23वें क्वेश्चन का नंबर अथवा। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? अथवा वाला। ठीक है ना। अथवा वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। ये कह रहा है कि एक नाव की शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति है। यानी एक नाव अगर शांत जल में चल रही है तो उसकी जो जल में जो गति है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है। अगर वो धारा के साथ जावे और धारा के विपरीत आवे तो वो, यानी जब साथ जा रही तो 1 घंटा कम लेते हैं और जब धारा के विपरीत आ रही तो 1 घंटा अधिक लेती है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो माना, सबसे पहले हम मानेंगे, माना धारा की चाल, माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। कैसी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। और नाव की शांत जल में चाल, नाव की शांत जल में चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसी है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी नाव की शांत जल में चाल कितनी है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विरुद्ध 24 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा के विरुद्ध 24 किलोमीटर की दूरी, 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय। तो वो समय बराबर सूत्र होता है दूरी बट्टे चाल। क्या होता है? समय बराबर सूत्र होता है दूरी बट्टे चाल। तो समय की बात करें, दूरी कितनी है? 24 किलोमीटर। और चाल, अब देखो धारा के विरुद्ध, जब धारा के विरुद्ध जावे तो धारा के विरुद्ध चाल कितनी आई? धारा के विरुद्ध चाल, चाल बात करें, धारा के विरुद्ध चाल कितनी आई? 18 माइनस के एक्स, 18 माइनस के एक्स। ठीक है ना। इसे मिटाओ, दोबारा सुनो। अगर हम बात करें, माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और नाव की शांत जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल, तो अगर हम मान करें धारा के विरुद्ध चाल, धारा के विरुद्ध नाव की चाल, धारा के विरुद्ध नाव की चाल, धारा के विरुद्ध नाव की चाल कितनी हो जाएगी? 18 माइनस के x किलोमीटर प्रति घंटा। कम होगी ना। जो उसकी चाल हमने मानी है धारा की चाल, वो अगर ठीक है ना। तो धारा के विरुद्ध नाव की चाल पहले 18 है और धारा की चाल कितनी है? x किलोमीटर। तो अगर धारा के विरुद्ध चलेंगे, नाव धारा के विरुद्ध चलेगी तो इतनी चाल कम हो जाएगी ना, 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। तो 24 किलोमीटर में लिया गया समय, 24 किलोमीटर में लिया गया समय दूरी बट्टे चाल, दूरी कितनी है? 24, 18 माइनस x। ठीक। उसके बाद ये क्वेश्चन कह रहा है 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है। आने पर वो है 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर, धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है। यानी विरुद्ध जा रही है, वो आने से 1 घंटा अधिक समय ले रही है। तो धारा के साथ नाव की चाल अगर बात करें हम, धारा के साथ नाव की चाल, धारा के साथ नाव की चाल कितनी हो जाएगी? 18 प्लस एक्स, यानी जुड़ जाएगी। चाल कैसी होगी? जुड़ेगी। नाव की धारा की दोनों चाल कैसी हो जाएंगी? उड़ जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 24 किलोमीटर में लिया गया समय,
लिया गया समय, 24 किलोमीटर में लिया गया समय, यानी 24 किलोमीटर की दूरी में लिया गया समय, दूरी बट्टे चाल, तो दूरी बराबर 18 प्लस एक्स। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे प्रश्नानुसार करने की। देखो, जब 24 किलोमीटर धारा में समय ले रही है, तो यानी धारा के विरुद्ध समय ज्यादा लेगी धारा के साथ चलने में। अगर हम पानी के साथ चलेंगे तो तेज चलेंगे, और पानी के विरुद्ध चलेंगे तो हमें समय ज्यादा लगेगा, और पानी के साथ जाएंगे तो हमें समय कम लगेगा। तो वो ही डिफरेंस हमें दे रखा है 1 घंटा। तो सीधी सी बात है, ये हो जाएगा 24/18 माइनस एक्स माइनस 24/18 प्लस एक्स बराबर 1 घंटा में दे रखा है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम अगर ले लें तो एक क्वेश्चन में 18 माइनस एक्स और दूसरे क्वेश्चन में आएगा 18 प्लस एक्स। 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स इधर करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 को 18 में, 24 गुणा 18 प्लस 24 एक्स माइनस 24 को 18 में करेंगे 24 गुणा 18 और प्लस के 24 एक्स बराबर 1। इससे क्या होंगे, ये कट जाएंगे। ठीक है, 24 इंटू 18 माइनस के 24 इंटू 18 आपस में क्या हो जाएंगे, कटेंगे। 24 एक्स और 24 एक्स 48 एक्स बराबर, इनका दोनों का करेंगे तो ये 18 का वर्ग हो जाएगा और माइनस के एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 48 एक्स बराबर 18 का वर्ग 324 और माइनस के एक्स स्क्वायर इधर को ले आओ, ये सारे पद इधर को ले आएंगे हम, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 48 एक्स और माइनस के 324 बराबर 0। अब 324 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जो घटाए कितना आ जाए 48। तो अगर हम बात करें घटाए के 48 लेके आना है हमें, अगर 24 में 6 चौक 24 4 और 56 30 30 तो 32, यानी 54 और 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस के 6, 54 में से 6 में कितने बचेंगे 48 और 54 का 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे 324, तो x माइनस 324 बराबर 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस के 6x और माइनस के 324 बराबर 0। यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 54 माइनस के 6 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 54 बराबर 0। एक कोष्टक में x माइनस 6 और दूसरे कोष्टक में x प्लस 54। तो अगर हम बात करें जब x माइनस 6 बराबर 0 और x बराबर कितना आ जाएगा 6 और x प्लस 54 बराबर 0, x बराबर माइनस के 54 और चाल कभी माइनस में नहीं हो सकती। चाल और दूरी जो भी चीज है जो कभी माइनस में नहीं आती। तो x बराबर 6, तो धारा की चाल कितनी आ जाएगी, तो धारा की चाल आएगी आपकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि धारा की चाल आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा और यही हमें ज्ञात करना था। ठीक है, तो ये आपका देखो धारा के साथ जंगे तो चालें जुड़ेगी, नाव की धारा की दोनों की चालें क्या आ जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। धारा के विपरीत जंगे तो जो धारा की चाल है ना उसमें से कम हो जाएगी किसकी, नाव की चाल में से। देखो मान लो नाव की चाल हमने धारा की चाल मानी x किलोमीटर और नाव की चाल मान लो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब धारा की चाल हमने x मानी और नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के साथ जंगे तो 18 दोनों की चाल कैसे जुड़ जाएंगे, धारा के विपरीत जंगे दोनों की चाल कैसे घट जाएंगी। वही चीज हमने इस क्वेश्चन में की है। अब देखो, अब 24वां क्वेश्चन करेंगे हम। कौन सा, 24वां क्वेश्चन। अब 24वां क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि एक पेड़स्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक पेड़स्टल के शिखर पर 1.6 मीटर की मूर्ति लगी है और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और उसी बिंदु से पेड़स्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश है। तो पेड़स्टल की ऊंचाई, एक पेड़स्टल के शिखर पर, मान लो एक पेड़स्टल है जी, इसके शिखर पर एक ऐसे मूर्ति लगी है। ठीक, ये ए है और ये बी, मूर्ति लगी है भूमि के एक बिंदु से, और यहां से अगर बात करें भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश।
यानी मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना है 60 अंश, ठीक है। और ए बी सी बी और यहाँ मान लो डी, और उसी पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 अंश, और ये हमें दे रखा है कितना 45 अंश। अब ये कह रहा है उसी बिंदु से इसका अनुकोण 45 अंश है, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें ये दे रखी है 1.6 मीटर, हमको ये एच ज्ञात करनी है, क्या ये एच ज्ञात करनी है, ठीक है। हमें क्या करनी है एच ज्ञात करनी है। अगर हम टोटल की बात करें, अगर टोटल ऊंचाई तो ये हो जाएगी एच प्लस 1.6, माना पेडेस्टल की ऊंचाई एच, माना पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है एच है, ठीक है। हमें मूर्ति यानी एडी बराबर हमें दे रखी है, एडी बराबर 1.6 मीटर, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी की। त्रिभुज ए बी सी में अगर हम बात करें तो लंब बट्टे आधार, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार यानी ए बी बट्टे सी बी, और tan थीटा यानी tan 45 अंश बराबर ए बी हमें एच दे रखी है और सी बी, तो सी बी बराबर हो जाएगा एच। सी बराबर क्या हो जाएगा एच, जो tan 45 का मान कितना है, tan 45 का मान कितना आएगा 1, तो सी बराबर कितना हो जाएगा एच। फिर सी बी बराबर एच हो गया। अब हम बात करेंगे त्रिभुज डी बी सी में। त्रिभुज डी बी सी में अगर हम बात करें और डी बी सी में हम बात करेंगे तो tan थीटा बराबर कौन सा हो जाएगा बी डी बट्टे सी बी, और बी डी कितनी है एच प्लस 1.6, तो tan 60 बराबर हो जाएगा एच प्लस 1.6 बट सी बी। tan 60 को मान √3 बट्टे एच प्लस 1.6 बट्टे सी बी, तो ये आएगा सी बी बराबर आ जाएगा एच प्लस 1.6 और √3, तो सी बी बराबर हो जाएगा √3 एच प्लस 3h प्लस और √3 1.6 √3, क्योंकि √3 क्या होगा समीकरण सेकंड। तो सी बी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, सी बी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो सी बी का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, इसमें रख देंगे सी बी बराबर रख दो मान, तो ये हो जाएगा √3h प्लस 1.6 √3 बराबर h। 3h को हम इधर लेके आएंगे, 3h को इधर ले जाओ, या h को 3h को इधर ले जाएंगे हम, 3h को, ठीक है। तो h को इधर ले लेंगे, ठीक है ना। √3 बराबर क्या हो जाएगा h प्लस 1.6 बट्टे सी बी, तो सी बी बराबर हो जाएगा आपका ये h प्लस 1.6 बट्टे √3। तो हमें क्या करना है समीकरण फर्स्ट से सी बी का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण फर्स्ट से सी बी का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में अगर रखेंगे सी बी का मान तो ये हो जाएगा h बराबर h प्लस 1.6 बट्टे √3, ठीक है। तो √3h को इधर लेके आएंगे, तो h प्लस 1.6 बट्टे √3, तो हमें क्या करना है √3 से h प्लस सी बी √3, तो सी बी h प्लस 1.6, तो अगर हम बात करें सी बी बराबर h, तो h बराबर हो जाएगा आपका h प्लस 1.6 बट्टे √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3h माइनस के h बराबर 1.6, तो यहाँ से हम h अगर कॉमन ले लें तो यहाँ का बचेगा √3 माइनस के 1 बराबर 1.6, ठीक है। तो h बराबर हो जाएगा आपका ये 1.6 अपॉन कोष्टक में √3 माइनस के 1, यहाँ परमीकरण कर देंगे, हर का परमीकरण, तो हर का परमीकरण करेंगे तो 1/√3 प्लस के 1 अपॉन √3 प्लस के 1, तो ये हो जाएगा 1/6
√3 + 1 बट्टे 3, 3, 3 में से गया 2, 2 से काटेंगे तो 0.8, तो आंसर आएगा 0.8 कोष्टक में √3 + 1। ये आंसर हो जाएगा हमारा 0.8 कोष्टक में √3 + 1, कोष्टक में √3 + 1 यानी 0.8 कोष्टक में √3 + 1, ये हमारा आंसर हो गया। और आंसर हमारा है मीटर में, किसमें, मीटर में। देखो पेडिस्टल की ऊंचाई हमने h मानी और एडी हमें दे रखी है, मूर्ति की ऊंचाई दे रखी है 1.6 मीटर। तो त्रिभुज एबीसी में tan थीटा बराबर ए बट्टे सी बी, tan 45 को मान 1 होता है, तो सी बराबर कितना हो गया h, ठीक है ना, सी बराबर कितना हो गया 1। अब त्रिभुज डीबीसी में टोटल ऊंचाई h + 1.6 हो जाएगी, टोटल 1.6 और h, तो tan थीटा बराबर बी डी बट्टे सी बी, tan 60 को मान h + 1.6 बट्टे सी बी, tan 60 को मान √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो c बराबर आएगा h + 1.6 बट्टे √3 समीकरण सेकंड। हमने क्या किया, समीकरण फर्स्ट से cv का मान समीकरण सेकंड में रख दिया, तो h बट्टे 1 बराबर h + 1.6 √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h, h इधर आ जाएगी माइनस के h बराबर 1.6, यहाँ से h को मान लो √3 - 1 और √3 - 1 पहुंच गया नीचे, यहाँ हर का परमेगढ़ कर दिया, तो आंसर आ गया 0.8 कोष्टक में √3 + 1। ये 6 नंबर में था क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। ठीक मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बेटो, अगला क्वेश्चन करियो है। अब चले हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, इसी क्वेश्चन का अथवा क्वेश्चन है, अथवा में जो क्वेश्चन है 24 का अथवा वाला क्वेश्चन है, और उसे हम करेंगे सॉल्व। देखो ये कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, एक 80 मीटर ये चौड़ी सड़क है। देखो इसकी जो टोटल है वो कितनी है, 80 मीटर कैसी चौड़ी सड़क है। सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंबे लगे हैं, यानी दोनों ओर समान ऊंचाई के 2 खंबे लगे हैं। ये मान लो ए है और ये बी है और ये सी और ये डी। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबे के शिखर के उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। ये 60 अंश है और ये मान लो 30 अंश है। ये कितना है, 60 अंश और ये 30 अंश, वैसे बिंदु मान लिया ई। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये मान लो ये h है, और इनकी दूरी ज्ञात करनी है, इस बिंदु से ये वाली और ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। अगर हम बात करें ये अगर x मान लें तो ये कितनी जाएगी, 80 - x, ठीक है ना। माना EB की ऊंचाई, EB की लंबाई, EB की दूरी x है, तो तब AE बराबर कितनी हो जाएगी, 80 - के x मीटर, मीटर में दे रखी है ना, मीटर, ठीक है, मीटर में दे रखी है। तो सबसे पहले और हमें मान लिए, और खंबे की ऊंचाई हमने मान ली, खंबे की ऊंचाई कितनी है, h मीटर हमने मान रखी है, खंबे की ऊंचाई कितनी मान ली है, h मीटर। अब चलो त्रिभुज CAE में अगर हम बात करें तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टे आधार, तो लंब कितना है CA, आधार कितना है AE, तो tan थीटा यानी tan 60 अंश, CA कितनी है h और AE कितनी है 80 - के x, ठीक। tan 60 को मान कितना √3 बराबर h बट्टे 80 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर रह जाएगा √3 80 - x, ठीक है। और ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ठीक। अगर ऐसे ही हम त्रिभुज DBE में बात करें, DBE में, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर h बट्टे x, और tan थीटा tan 30 अंश, tan 30 अंश ये मान, हाँ tan 30 अंश, तो tan 30 अंश बराबर h बट्टे x, तो tan 30 को मान कितना होता है 1 बट्टे √3 बराबर h बट्टे x, तो जो हो जाएगा x बराबर √3h, और ये समीकरण हो गया सेकंड।
तो समीकरण सेकंड से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो x का मान रखेंगे तो h बराबर √3 80 माइनस √3h। ठीक, तो h बराबर हो जाएगा 80√3 माइनस के 3h को दल लेके आएंगे तो जी का हो जाएगा h प्लस 3h बराबर 80√3 और 4h बराबर 80√3 4 दूनी 8 तो h बराबर आ जाएगा 20√3 मीटर। यानी जो खंबे की ऊंचाई है वो कितनी है? खंबे की ऊंचाई आ जाएगी आपकी 20√3 मीटर। कितनी? 20√3 मीटर, यानी खंबे की ऊंचाई आ गई 20√3। तब अब h का मान रख दो, h का मान रख दो आप समीकरण, h का मान तुम चाहो तो समीकरण सेकंड में रखने पर, h का मान समीकरण सेकंड में रखने पर तो 1/√3 बराबर h का मान है 20√3 बट्टे x। तो x बराबर हो जाएगा 3 और 20 दिया 60 मीटर। ठीक है ना। खंबे से बिंदु की दूरी कितनी आएगी? खंबे से बिंदु की दूरी कितनी है? ये ज्ञात कर रहा है हमें। खम्भों से बिंदु की दूरी कितनी आएगी? 60 मीटर। कितनी? 60 मीटर। ठीक है ना। कितनी आएगी? 60 मीटर। यानी 60 मीटर। एक खंबे से 60 मीटर और दूसरे खंबे से कितनी है? 20 मीटर। यानी एक खंबे से 60 मीटर और दूसरे से 20 मीटर, यानी एक 60 मीटर है ये और ये कितनी है? 20 मीटर। ठीक, यानी ए बराबर 20 मीटर और ई भी बराबर आ जाएगी कितनी? 60 मीटर। ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गया 6 नंबर में ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमने कर दिया है सॉल्व। अब इसके लास्ट क्वेश्चन बचे हैं 25 में को, 6 नंबर को 25 में क्वेश्चन है इसके अथवा और ये हम करेंगे अब। ठीक है। और ये 25वां क्वेश्चन कह रहा है एक जूस बेचने वाला, एक आकृति दे रखी है हमें, एक जूस बेचने वाला, ये है, ये आकृति है, और इसकी जो ऊंचाई है बेलन की वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और जो इसका जो टोटल, ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहक को दी गई आकृति में दर्शाए गए गिलासों से जूस देता है। ठीक है ना। ये आकृति बनी है, इससे क्या करता है ग्राहक, एक जो जूस बेचने वाला है ग्राहक को जूस देता है। बेलनाकार गिलास का जो आंतरिक व्यास है वो 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले भाग यानी तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला था जिससे गिलास की धारता कम हो जाती थी। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की आभासी धारता है वास्तविक धारता ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? उसकी वास्तविक धारता ज्ञात करनी है कि गिलास की वास्तविक धारता क्या थी। तो अगर हम बात करें इसमें गिलास की वास्तविक धारता हमको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गिलास की जो ऊंचाई है, गिलास की ऊंचाई h बराबर हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। जो गिलास का व्यास है, गिलास का व्यास हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। कितना? 5 सेंटीमीटर। तो आर कितनी हो जाएगी? 5/2 सेंटीमीटर। कितनी? 5/2 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है? इसकी वास्तविक धारता ज्ञात करनी है, यानी गिलास की है जो वास्तविक धारता क्या है वो ज्ञात करनी है, प्लस आभासी
आभासी धारता ज्ञात करनी है, यानी जो इसमें जो अर्धगोला उभरा हुआ लगा है उसके बाद इसकी धारता कितनी है, हमें ये ज्ञात करना है। तो अगर हम बात करें गिलास की धारता की बात करें हम, तो गिलास की धारता हो जाएगी, गिलास की धारता, गिलास की धारता यानी बेलन की धारता, इसका आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और पाई का जो मान हमें इसमें रखना है, पाई बराबर मान रखना है 3.14, कितना 3.14, तो 3.14 गुणा आर 5/2 गुणा 5/2 गुणा 10, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, और 2 से हम काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 7 14, 2 पंजे 10, यानी 2 पंजे 10, यानी ये आएगा 1.57 इंटू 125, कितना 1.57 इंटू 125 ही आ जाएगा। तो हमारी जो इसकी जो धारता आएगी वो आएगी 196, अगर इसे हम सोल्व करेंगे तो 196.25 घन सेंटीमीटर, क्या घन सेंटीमीटर इसकी जो धारता है गिलास की, एक्चुअल में जो धारता है गिलास की वो कैसी है, 196.25 घन सेंटीमीटर। अब अगर हम बात करें जो अर्धगोला लगा हुआ है गिलास में उसका आयतन कितना है, गिलास में जो अर्धगोला लगा है उसका आयतन कितना है, तो हम बात अर्धगोले का आयतन बराबर होता है, अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू, तो 2/3 गुणा 3.14 गुणा आर क्यू यानी 5/2 गुणा 5/2 गुणा 5/2। अगर हम 2 से काटेंगे तो 2 से काट देंगे 1.57, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 1.57 गुणा 125 बट्टे में 3, कितना 2 गुणा 1.57 गुणा 125, 2 गुणा 1.57 गुणा 125 बट्टे 3, तो इसकी जो धारता आएगी वो आएगी आपकी 32.70 घन सेंटीमीटर, कितनी 32.70 घन सेंटीमीटर। अब हमें गिलास का जो आयतन ज्ञात करना है, गिलास की जो आभासी धारता ज्ञात करनी है, तो गिलास की धारता हमें ज्ञात करनी है, तो क्या करना है, गिलास की धारता बराबर वास्तविक धारता माइनस हमें करना है गोले का आयतन, क्या गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, तो 196.25 माइनस 32.70, तो आंसर आपका आएगा ये 164.55 वर्ग घन सेंटीमीटर, कितना घन सेंटीमीटर, ठीक, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, 163.55 घन सेंटीमीटर। ये गिलास की आभासी धारता यानी अर्धगोल, जो ओवरा हुआ अर्धगोला लगा है उसके बाद जो इस गिलास का जो आयतन है वो कितना 163.55 घन सेंटीमीटर, ठीक है। गिलास की धारता निकाली हमने सबसे पहले 196.25 घन सेंटीमीटर, उसके बाद अर्धगोले का आयतन हमने निकाला, वो निकला 32.70 घन सेंटीमीटर। गिलास की धारता में ज्ञात करनी थी यानी आभासी धारता अर्धगोला लगे होने के बाद, तो वास्तविक धारता माइनस अर्धगोले का आयतन, तो 196.25 माइनस 32.70 बराबर 163.55 घन सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। ये 6 नंबर में 25 क्वेश्चन का 25 क्वेश्चन है, 25 में 6 नंबर में इसका अथवा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है वो हम करेंगे। अब हम करेंगे अथवा वाला क्वेश्चन। कैसा अथवा वाला क्वेश्चन हम करेंगे, और अथवा वाला क्वेश्चन करने से ठीक, देखो ये अथवा वाला क्वेश्चन कह रहा है रशीद को अपने जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया है, वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला लगा है। एक लट्टू है जो रशीद के जन्मदिन पर मिला है,
एक शंकु के आकार का है, उसके ऊपर एक अर्धगोला लगा हुआ है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दे रखी है हमें और इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो चित्र में जो दिखाया गया उसे रसीद द्वारा रंग किए जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी रसीद जितने क्षेत्रफल पर रंग कर सकता है ना, उसका हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अगर हम इसमें बात करें, लट्टू की ऊंचाई हमें दे रखी है, लट्टू की ऊंचाई अगर बात करें तो h बराबर दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो और d हमें दे रखा है व्यास 3.5 सेंटीमीटर। तो r हम निकालेंगे तो 3.5 बट्टे 2, तो ये आएगा 1.75 सेंटीमीटर। r कितनी आएगी, 1.75 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें शंकु की, सबसे पहले अगर हम शंकु की बात करें तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लट्टू का क्षेत्रफल ज्ञात के लिए सबसे पहले शंकु का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। अगर हम एल निकालेंगे तो एल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एल बराबर फॉर्मूला होता है रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अगर इसमें एच की बात करें तो एच, इसकी एच हमें पता है ये टोटल 5 सेंटीमीटर है। अगर इसकी जो यहाँ त्रिज्या 1.75 ये भी हो जाएगी, तो ये भी तो 1.75 हो जाएगी। त्रिज्या भी, ये वाली त्रिज्या चाहे ऐसे बात करें, ये 1.75 है। तो यानी यहाँ से अगर इसे माइनस कर देंगे 1.75 को, इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो जो इसकी जो ऊंचाई, एक्चुअल में जो ऊंचाई है शंकु की, वो 3.25 आएगी। कितनी, 3.25। तो यहाँ पर अगर हम करेंगे 3.25 का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1.75 का होल स्क्वायर। ठीक, अगर हम इसका वर्ग करेंगे 3.25 का होल स्क्वायर का अगर हम वर्ग करेंगे तो ये आएगा हमारा 10.56 ठीक है ना। 3.25 का अगर हम वर्ग करेंगे 10.55 प्लस 1.75 का हम वर्ग करेंगे तो 3.06। अगर हम इसे जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 6 5 11 5 1 6 पॉइंट 13.66 और इसका अगर वर्गमूल लेंगे तो हमारा आएगा 13.68। तो जो एल आएगी वो आएगी 3.68 सेंटीमीटर। एल कितनी आएगी, 3.68 सेंटीमीटर। अब हमें पूरे लट्टू का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लट्टू का पृष्ठीय क्षेत्रफल लट्टू का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर अगर हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा एल प्लस 2r और पाई का मान हमें रखना है 22/7। क्या रखना है, 22/7। तो 22/7 गुणा 1.75, एल हमारी निकल के आई है 3.68 प्लस 2 गुणा 1.75, तो ये हो जाएगा 22/7 गुणा 1.75 3.68 प्लस 2 पंजे 10 2 7 14 15 2 1 2 3 3.5, तो ये हो जाएगा 22/7 गुणा 1.75 8 6 5 11 3 3 6 7.8। तो इसको जो काट के हम काटेंगे तो यहाँ आएगा 0.25। तो ये हो गया आपका आंसर आएगा 39.60 वर्ग सेंटीमीटर। यानी ये मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 39.60 से वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारा सेट 1 पूरा हो चुका है। ठीक, सेट 1 2024 का ये पूरा हमने कर दिया। ठीक है, ये हमारा फाइनल हो चुका है। तो
इसके बाद हम सेट 2 लेके आएंगे और सेट 2 जो 2024 का ये सेट 2 हम लेके आएंगे, ये वाला सेट 2 2024 कराएंगे हम, जिसका कोड है 822HW। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।